इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारी दूसरे फंडामेंटल राइट की, जिसे राइट टू फ्रीडम यानी स्वतंत्रता का अधिकार कहते हैं। इससे पहले मैंने आपको राइट टू इक्वालिटी के बारे में बताया था, जिसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहां जाकर आप इस वीडियो को देख सकते हैं। राइट टू फ्रीडम में आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक के आर्टिकल आते हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें फ्रीडम के थ्रू कौन कौन से राइट प्रोवाइड करता है। सबसे पहले बात करते हैं आर्टिकल 19 की। आर्टिकल 19 में पहले फ्रीडम टू एक्वायर प्रॉपर्टी यानी कि संपत्ति अर्जित करने की स्वतंत्रता भी शामिल थी, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसे हटा दिया गया और अब आर्टिकल 19 में हमें टोटल 6 प्रकार की फ्रीडम दी गई है, जो कि है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ असेंबली, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, फ्रीडम ऑफ रेजिडेंस, फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन ईटीसी। सबसे पहले बात कर लेते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की। मान लेते हैं कि गवर्नमेंट की ऐसी कोई पॉलिसी है या एक्टिविटीज है जिससे आप सेटिस्फाई नहीं है, तो आप अपने व्यू पॉइंट या ओपिनियन रख सकते हैं, क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें ये राइट देता है कि हम अपनी ओपिनियन को बोलकर, लिखकर, प्रिंट करवाकर, पिक्चर से या सोशल मीडिया पर चाहे जैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने हमें और भी बहुत सारी फ्रीडम दी है, जैसे कि हम अपने और अन्य किसी के विचारों को प्रसारित कर सकते हैं। प्रेस और मीडिया को भी फ्रीडम दी गई है कि वो अपनी ओपिनियन रख सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को भी टेलीकास्ट करने की फ्रीडम दी गई है। कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट को भी फ्रीडम दी गई है। हमें ये फ्रीडम भी दी गई है कि हम गवर्नमेंट की एक्टिविटीज के बारे में जान सकते हैं। हम प्रदर्शन कर सकते हैं, विरोध कर सकते हैं, लेकिन हम स्ट्राइक नहीं कर सकते। यानी कि राइट टू स्ट्राइक हमारा फंडामेंटल राइट नहीं है, लेकिन एक लीगल राइट है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट से कहा है कि वो किसी का फोन टैप नहीं करवा सकते हैं और वो न्यूज़पेपर पर प्री सेंसरशिप भी नहीं लगा सकते हैं। प्री सेंसरशिप का मतलब ये होता है कि न्यूज़पेपर प्रिंट होने से पहले गवर्नमेंट से उसके सेंसरशिप लेनी पड़ती हो। गवर्नमेंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को भी कंट्रोल नहीं कर सकती है। लेकिन हाँ, अगर आपकी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन से भारत को किसी प्रकार का कोई नुकसान पहुंचता हो तो स्टेट कुछ बेसिस पे रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगा सकती है, जो कि है अगर भारत की एकता एवं संप्रभुता, राज्य की सुरक्षा, अपराध के लिए उकसाना, सार्वजनिक आदेश, विदेशी राज्यों से मित्रवत संबंध, न्यायालय की अवमानना, मतलब कि आप कुछ ऐसा करते हैं कि जिससे भारत की एकता और संप्रभुता को खतरा हो, आप भारत के खिलाफ भड़काऊ भाषण देते हैं, तो उस स्थिति में आप पर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। अब बात करते हैं फ्रीडम ऑफ असेंबली की। आप सब लोग किसी भी कॉमन पर्पस के लिए सार्वजनिक स्थानों पर एक साथ इकट्ठे हो सकते हैं, जैसे कि आप पब्लिक मीटिंग कर सकते हैं, आप प्रदर्शन कर सकते हैं, आप जुलूस निकाल सकते हैं। और अगर मान लो कि आपकी सिटी में कोई पॉलिटिकल लीडर रैली करने आया, तो आप उस रैली में भी शामिल हो सकते हैं। आप मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च में एक साथ असेंबल होकर रिलीजियस प्रैक्टिस कर सकते हैं, बट इसके लिए ना कुछ कंडीशन है। फर्स्ट, यह असेंबली पीसफुल होनी चाहिए। दूसरा, इस असेंबली में किसी भी प्रकार के हथियारों का यूज नहीं होना चाहिए। तीसरा, इस असेंबली में या इस असेंबली की वजह से किसी भी प्रकार की कोई वायलेंस नहीं होनी चाहिए। आप किसी भी व्यक्ति की पब्लिक प्रॉपर्टी पर असेंबल नहीं हो सकते, इसके लिए पब्लिक प्लेस होना चाहिए। लेकिन अगर मान लो आपकी असेंबली की वजह से भारत की एकता एवं संप्रभुता और पब्लिक ऑर्डर बिगड़ता है, तो स्टेट जो है वो आप पर कुछ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगा सकता है। अब बात करते हैं फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन की। आप चाहें तो अपनी यूनियन, एसोसिएशन, कोऑपरेटिव सोसाइटीज कुछ भी बना सकते हैं, और अगर मान लो पहले से कुछ बना हुआ है जो आपको पसंद है तो आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन कोई भी व्यक्ति आपको फोर्सफुली कुछ भी ज्वाइन नहीं करवा सकता है, क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें नेगेटिव राइट्स भी देता है। इसे मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ। मान लेती हैं कि सोसाइटी में होने वाली कुछ चीज़ों से आप परेशान हैं और आपको लगता है कि मुझे उसमें चेंजेस लेके आने हैं, तो आप अपनी खुद की पॉलिटिकल पार्टी बनाकर चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन मान लो कि अगर कोई पार्टी पहले से बनी हुई और आपको पसंद है, तो आप चाहें तो उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। एसोसिएशन में कुछ भी हो सकता है, जैसे पॉलिटिकल पार्टीज, सोसाइटीज, क्लब्स, ट्रेड यूनियन। लेकिन अगर आपके एसोसिएशन की वजह से भारत की एकता में संप्रभुता, पब्लिक ऑर्डर और मॉरलिटी को खतरा होता है, तो स्टेट कुछ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगा सकता है। आपने मान लो एसोसिएशन बना लिया, तो ये आपका एक फंडामेंटल राइट है, लेकिन आपके इस एसोसिएशन को गवर्नमेंट मान्यता दे, ये कोई एसेंशियल नहीं है, क्योंकि ये एक फंडामेंटल राइट नहीं है। अब बात करते हैं फ्रीडम ऑफ मूवमेंट की। तो आप भारत में फ्रीली कहीं भी जा सकते हैं, चाहे कोई भी स्टेट हो या यूनियन टेरिटरी हो। तो यह राइट जो है वो इस बात पर बल देता है कि पूरा भारत एक है। बात करते हैं फ्रीडम ऑफ रेजिडेंस की। तो रेजिडेंस दो प्रकार का होता है, एक होता है रिजाइड और एक होता है सेटल। मान लो कि आप भारत में कहीं घूमने जाते हैं, तो आप टेम्परेरी वहां पे रुकेंगे भी, इसे रिजाइड कहते हैं। और मान लो कि आप भारत में कहीं घूमने गए और आपको वो जगह बहुत अच्छी लगी और आप वहां पे परमानेंट बस जाते हैं, तो इसे सेटल होना कहते हैं। और मैंने ना यहाँ पर इंडिया में ट्रैवल की बात की, फॉरेन ट्रैवल की बात नहीं की है, क्योंकि फॉरेन ट्रैवल आर्टिकल 19 में नहीं आता है।
फ्रीडम ऑफ मूवमेंट और फ्रीडम ऑफ रेजिडेंस पर स्टेट कुछ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं। मान लो कि अगर स्टेट को ऐसा लगता है कि आपके कहीं जाने से या वहां जाकर रहने से वहां के लोगों को इनकन्वीनियंस हो। दूसरी बात यह है कि शेड्यूल कास्ट के प्रोटेक्शन के लिए हो, क्योंकि ट्राइबल एरिया में जाना प्रतिबंध होता है। सुप्रीम कोर्ट ने प्रोस्टिट्यूट और एड्स की पेशेंट के मूवमेंट के लिए भी कुछ प्रतिबंध लगाए हुए हैं। बात करते हैं फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन की। तो आप अपनी जीवन को चलाने के लिए कोई भी जॉब जैसे डॉक्टर, टीचर, इंजीनियर, आर्किटेक्ट बन सकते हैं। आप चाहे तो अपना खुद का बिजनेस कर सकते हैं। स्टेट आप पर कोई भी जॉब या बिजनेस इंपोज नहीं कर सकती है कि आपको ये करना ही करना होगा। लेकिन आप वुमेन एंड चाइल्ड ट्रैफिकिंग, सेक्स रैकेट और बम फैक्ट्री जैसे टाइप का कुछ भी नहीं कर सकते हैं। स्टेट आप पर कुछ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगा सकती है। जैसे मान लो कि स्टेट किसी प्रोफेशन के लिए कोई क्वालिफिकेशन डिसाइड कर दे। इसे मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ। मान लेते हैं कि अगर आपको जज बनना है तो इसके लिए आपके पास में लॉ में बैचलर डिग्री होनी चाहिए। इसके अलावा गवर्नमेंट कोई भी ट्रेड, बिजनेस और इंडस्ट्री चला सकती है। ये गवर्नमेंट पे खुद पे डिपेंड करता है, वो चाहे तो सिटीजन को इंक्लूड करे और चाहे तो ना करे। अब बात करते हैं आर्टिकल 20 की, जो कि है प्रोटेक्शन अगेंस्ट कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस, यानी कि अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। ऐसा कोई भी व्यक्ति जिसका केस अभी भी कोर्ट में पेंडिंग है या जिस पर कोई क्रिमिनल चार्ज है, तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक्यूज को कुछ प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। आर्टिकल 20 में 3 प्रोविजन आते हैं। पहला प्रोविजन कहता है कि अगर पार्लियामेंट कोई भी क्रिमिनल लॉ पास करेगा तो वो लॉ उस दिन से एप्लीकेबल होगा जिस दिन से वो पास हुआ है। ये लिमिटेशन केवल क्रिमिनल लॉ पर ही लागू होती है। मान लेते हैं कि गवर्नमेंट ने 2006 में क्रिमिनल एक्ट पास किया जिसके अकॉर्डिंग 6 साल सजा का प्रावधान है। एक व्यक्ति है जिसने 2005 में एक क्राइम किया और उस क्राइम का पता हमें 2021 में चलता है, तो उस पर्सन को 2006 के उस क्रिमिनल एक्ट के तहत सजा नहीं मिलेगी, क्योंकि उसने जब 2005 में क्राइम किया था तो ये एक्ट आया ही नहीं था। एक पर्सन को एक अपराध के लिए एक से अधिक बार सजा नहीं दी जा सकती है। आपको आपके द्वारा किए गए क्राइम के लिए विटनेस नहीं बनाया जा सकता है। एक केस था सेल्वी बनाम कर्नाटक राज्य 2010, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने लाई डिटेक्टर टेस्ट, ब्रेन मैपिंग और नार्को टेस्ट पर पाबंदी लगा दी थी। लेकिन अगर महिलाओं और बच्चों से रिलेटेड क्राइम है तो कोर्ट की परमिशन से टेस्ट करवाया जा सकता है। अब बात करते हैं आर्टिकल 21 की, जो कि प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी से रिलेटेड है। आर्टिकल 21 चाहे आप भारत के नागरिक हो या नहीं हो, ये दोनों पर लागू होता है। यह आपके राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी को प्रोटेक्ट करता है। सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि हर व्यक्ति को अपनी लाइफ रिस्पेक्टफुली जीने के लिए जिस किसी भी मीनिंगफुल चीज की जरूरत होती है वो सब राइट टू लाइफ में आता है। इसका मतलब अगर आपको लाइफ मिली है तो आपको पूरा हक है कि आप अपनी लाइफ को डिग्निटी के साथ में जिए। सुप्रीम कोर्ट ने हमें आर्टिकल 21 के थ्रू ये सभी राइट्स प्रोवाइड किए हैं। दैट मीन्स आपको पर्याप्त नींद लेने का अधिकार है, आपको इच्छापूर्वक विवाह करने का अधिकार है, स्वच्छ पर्यावरण यानी प्रदूषण रहित जल और वायु में जीने का अधिकार है, आपको गवर्नमेंट हॉस्पिटल में समय पर उचित इलाज का अधिकार है, और भी बहुत सारे राइट हैं जो मैंने अभी आपको वीडियो में दिखाए थे। A.K. गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास 1950। 1950 में गवर्नमेंट ने प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट पास कर दिया था। A.K. गोपालन को डिटेन कर लिया गया था। गोपालन ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि इन्होंने मुझे बिना किसी वजह के डिटेन किया है, ये तो आर्टिकल 21 मेरी पर्सनल लिबर्टी का उल्लंघन है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपको प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट के थ्रू गिरफ्तार किया गया है। A.K. गोपालन यह केस हार गए। इसका मतलब जहां आर्टिकल 21 हमें एक तरफ राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी प्रोवाइड करता है, तो वो स्टेट से भी कहता है कि आप कानून के दायरे में रहते हुए कानून के प्रॉपर प्रोसीजर को फॉलो करके किसी भी पर्सन के राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी को छीन सकते हैं। लेकिन अगर मान लो कि स्टेट जो है वो लॉ की प्रॉपर प्रोसीजर को फॉलो नहीं करता है तो आप सुप्रीम कोर्ट में रिट पिटीशन लगा सकते हैं। लेकिन इसके बाद में 1978 में एक केस आता है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपने खुद के ही फैसले को बदल दिया। मेनका गांधी बनाम भारत संघवाद। इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बिना किसी खास रीजन के मेनका गांधी का पासपोर्ट जब्त कर लिया, तो मेनका गांधी ने सुप्रीम कोर्ट में रिट पिटीशन लगा दी। उन्होंने कहा कि बिना पासपोर्ट के वो देश से बाहर नहीं जा सकती हैं, ये तो इनकी पर्सनल लिबर्टी का उल्लंघन है। सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से पूछा कि आपने उनका पासपोर्ट क्यों जब्त किया, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा कि पासपोर्ट एक्ट 1967 के थ्रू हम पब्लिक इंटरेस्ट की वजह से पासपोर्ट जब्त कर सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये कोई बात थोड़ी हुई, लॉ रीजनेबल एंड फेयर होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब से आर्टिकल 21 में यह भी देखा जाएगा कि लॉ रीजनेबल होना चाहिए। विशाखा बनाम राजस्थान राज्य 1997 में कहा गया कि वर्क प्लेस पर सेक्सुअल हरासमेंट भी राइट टू लाइफ का उल्लंघन है। अब आप ये
सोच रहे होंगे कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें डिग्निटी के साथ में राइट टू लाइफ प्रोवाइड करता है, तो क्या हमें डिग्निटी के साथ में राइट टू डाई भी प्रोवाइड करता है? सुसाइड, अगर आप अपने आप को मार लेते हैं तो उसे सुसाइड कहते हैं। 2017 में मेंटल हेल्थ केयर एक्ट आया था जिसके थ्रू सुसाइड एक क्रिमिनल ऑफेंस नहीं है। यूथेनेशिया, अगर कोई व्यक्ति किसी ऐसी बीमारी से पीड़ित है कि वो कभी ठीक ही नहीं हो सकता है और उसकी जिंदगी मौत से भी बदतर है, डॉक्टर उसे कुछ ऐसा देते हैं जिससे कि उसकी मौत हो जाए, तो उसे यूथेनेशिया कहते हैं। इंडिया में पैसिव यूथेनेशिया लीगल है। इसमें पर्सन का लाइफ सपोर्ट सिस्टम लाइक ऑक्सीजन सिलेंडर है या कोई मेडिसिन है, ETC को बंद कर दिया जाता है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने आर्टिकल 45 के थ्रू 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए एजुकेशन का राइट दिया है। आर्टिकल 45 DPSP में आता है। DPSP स्टेट के लिए गाइडलाइंस है जिसको अगर स्टेट फॉलो ना करे तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। मैंने DPSP पे अलग से एक वीडियो बनाई है जिसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां जाकर भी उस वीडियो को देख सकते हैं। 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा आर्टिकल 45 में चेंज करके इसे 0 से 6 वर्ष कर दिया गया और आर्टिकल 21 में 21A जोड़ा गया जिसमें कहा गया कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रोवाइड करना कंपलसरी है और ये एक फंडामेंटल राइट बना दिया गया जिसकी वजह से स्टेट को इसे फॉलो करना ही होगा। अब बात करते हैं आर्टिकल 22 की। यह प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन से रिलेटेड है। डिटेंशन दो प्रकार की होती है, प्यूनिटिव डिटेंशन और एक होता है प्रिवेंटिव डिटेंशन। प्यूनिटिव डिटेंशन, मान लो कि किसी व्यक्ति ने कोई क्राइम किया है, पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन किया, पुलिस ने एविडेंस कलेक्ट किए, सस्पेक्ट को अरेस्ट किया गया, कोर्ट में ट्रायल्स हुए और अगर उस पर्सन ने क्राइम किया है और वो गिल्टी है तो उसे डिटेन कर दिया गया। अब बात करते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन की। इसमें अभी तक कोई भी क्राइम नहीं हुआ है लेकिन पुलिस को सूचना मिली है कि क्राइम होने वाला है। पुलिस उस क्राइम को रोकने के लिए पहले ही सस्पेक्ट को अरेस्ट कर लेती है, सस्पेक्ट को डिटेन कर दिया जाता है, लेकिन यहाँ पर कोई भी कोर्ट के ट्रायल वगैरह नहीं हुए हैं। प्रिवेंटिव डिटेंशन, इसका उद्देश्य किसी भी व्यक्ति को सजा देना नहीं होता है बल्कि बस क्राइम होने से रोकना होता है। प्यूनिटिव डिटेंशन में अगर पुलिस आपको अरेस्ट करती है तो ये आपके पास में राइट होता है कि आप पुलिस से पूछ सकते हैं कि आपको किस जुर्म में अरेस्ट किया जा रहा है और साथ ही साथ आपके पास में ये भी राइट होगा कि आपको एक लीगल प्रैक्टिशनर अवेलेबल करवाया जाए। और दूसरा, आपको अरेस्ट होने के 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के समक्ष पुलिस को प्रस्तुत करना होगा और मान लो कि पुलिस अगर ऐसा नहीं कर पाती है तो पुलिस को आपको छोड़ना होगा और पुलिस अगर आपको मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत कर देती है तो फिर ये मजिस्ट्रेट डिसाइड करेगा कि आपको पुलिस कस्टडी में रखना है या फिर आपको छोड़ना है। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।